उपन्यास के तत्व भी समझ लेते हैं। उपन्यास के तत्व कितने होते हैं, उनके नाम भी लिखेंगे। उपन्यास के 6 तत्व होते हैं बच्चों: कथा वस्तु, पात्र तथा चरित्र चित्रण, संवाद, रेशकाल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। कहानी और उपन्यास में अंतर। अब हम इन विधाओं को समझने के पश्चात इन विधाओं में जो अंतर पूछे जाते हैं वो 2 अंक के प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं और 3 अंक के में भी पूछे जा सकते हैं। यदि 2 अंक में पूछा जाता है तो हमें कोई 2 अंतर ही अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो जब हम अंतर लिखने की बात करते हैं तो कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर यदि हम लिखेंगे तो कहानी जीवन के किसी एक खंड का चित्रण करती है, उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। कहानी का कथानक संक्षिप्त होता है और उपन्यास का कथानक विस्तृत होता है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आता है अपना नाटक और एकांकी में अंतर। नाटक और एकांकी में यदि अंतर पूछा जाए तो हम लिखेंगे नाटक में अनेक अंक एवं अनेक पात्र होते हैं, एकांकी में एक ही अंक होता है, जैसा कि इसका नाम है एकांकी, एक अंक की एकांकी होती है और तथा पात्रों की संख्या इसमें सीमित होती है। नाटक में आधिकारिक कथा के साथ गौण कथाएं भी चलती है और एकांकी में एक ही कथा वस्तु या एक ही कहानी कथा चलती है जो कि संक्षिप्त होती है। नाटक दृश्य काव्य का वृहद रूप है, एकांकी दृश्य काव्य का एक लघु रूप है। आत्मकथा और जीवनी में अंतर भी समझ लेते हैं। इसमें से कोई भी अंतर आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप कोई भी 2-2 अंतर अभ्यास पुस्तिका में याद करते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन वृत्त को स्वयं लिखता है और जीवनी में लेखक किसी अन्य जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। आत्मकथा किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिखी जा सकती है और जीवनी महापुरुष की लिखी जाती है। रेखाचित्र और संस्मरण में भी अंतर हम देख लेते हैं। रेखाचित्र में सांकेतिकता के आधार पर चित्रण होता है और संस्मरण में अनुभूतियों का स्मृति के आधार पर चित्रण होता है। रेखाचित्र में लेखक पूर्णतः तटस्थ रहता है और संस्मरण में लेखक तटस्थ नहीं रहता। रेखाचित्र वास्तविक और काल्पनिक होते हैं, संस्मरण वास्तविक होते हैं। अब जो हमारे प्रश्न बनते हैं वह बनते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे पुस्तक के पीछे तो दिए नहीं गए हैं या पाठ के पीछे हमें कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, तो इसके लिए हमें पाठ का गहन रूप से गंभीरता से अध्ययन करना है। एकाग्रचित्त होकर संपूर्ण पाठ को पढ़कर समझकर उसी में से जब यदि हमारे सही विकल्प के प्रश्न पूछे जाएंगे तो उत्तर हमें आसानी से याद हो जाते हैं। तो आप अभ्यास करते रहिए, पाठ की पुनरावृत्ति करते रहिए। तो उसमें से यदि हम देखते हैं, पहलवान के गांव में बीमारी फैल गई थी, मलेरिया और हैजा, मलेरिया और डेंगू, हैजा और चेचक और प्लेग। तो इस तरह से यदि आपके प्रश्न पूछे जाएं तो इसका उत्तर है मलेरिया और हैजा। तो ये यहाँ पे आपको सिर्फ उदाहरण स्वरूप बताए जा रहे हैं। आप इनका अभ्यास करते हुए सबसे पहले पाठ की विषय वस्तु को बहुत अच्छे से पढ़कर समझकर इसका उत्तर लिखेंगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार वही बोल रही हूँ कि आप पाठों का अध्ययन अवश्य करें। यह भी अन्य आपको सही विकल्प से संबंधित ही प्रश्न दिए गए हैं, इनको भी आप समझ लीजिए। तो किस तरह से छोटी छोटी लाइनों में से कहाँ से बारीकियों से प्रश्न उठाए जा सकते हैं इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो हम पाठ का पूरा अध्ययन करें और उसी में से प्रश्न बन करके आएंगे। इसी क्रम में जब सही विकल्प होगा उसके पश्चात रिक्त स्थान की पूर्ति भी करने के लिए आती है। रिक्त स्थान से संबंधित जब हमारे प्रश्न बनते हैं तो हम उत्तर पुस्तिका में पूरा रिक्त स्थान ना लिखते हुए सिर्फ जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है वही शब्द हम क्रम डालते हुए उसके आगे वही लिख देंगे। कहीं आपको 3 विकल्प भी दे सकते हैं और 2 विकल्प भी मिल सकते हैं, तो आपको उन विकल्पों का चयन करके उस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और फिर उसका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आप संपूर्ण प्रश्न ना उतारते हुए सिर्फ प्रश्न क्रमांक और उसका जो सही उत्तर है वह आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देंगे।
सत्य असत्य पर आधारित प्रश्न होगा। तो जो आपको प्रश्न दिए जाएं उसको अच्छा से सोच लीजिए, समझ लीजिए और उसमें से आपको यदि कथन सत्य है तो सत्य लिखना है, यदि उसका कथन असत्य है तो असत्य लिखना है। जैसे भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, आपको संपूर्ण प्रश्न नहीं उतारना है, सिर्फ सत्य असत्य के जो क्रम दिए हैं सही क्रम के अनुसार आपको उसके अनुसमक्ष लिखना है, सत्य कथन है अथवा असत्य कथन है। तो इसके अनुसार हम अपने प्रश्न पत्र की तैयारी करेंगे। एक वाक्य में उत्तर पर हम अक्सर क्या करते हैं बच्चों कि एक शब्द में उत्तर लिख जाते हैं। तो हम एक शब्द में जो उत्तर लिखा होता है उसके अंक हमारे कट जाते हैं। तो हम क्या करें, जैसे कि हमारे प्रश्न पत्र के अनुसार प्रश्न पूछा गया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो हम पूरा एक वाक्य में ही उत्तर लिखें, ना तो इससे अधिक लिखें और ना ही इससे कम लिखें। हम यदि शब्द सीमा का अनुसरण करते हुए पूरा उत्तर लिखते हैं, या तो वो 2 अंक का हो या 3 अंक का हो या 4 अंक का हो, तो हमें कभी भी अंक कटने की संभावना नहीं रहती है। तो जैसा हमारे निर्देश प्रश्न पत्र में हमें प्राप्त होते हैं उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमें उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखना है, उसी शब्द सीमा का पालन करना है। तो यदि एक वाक्य में उत्तर पूछे जाते हैं तो आप एक वाक्य में ही उत्तर लिख के आइएगा। अब गद्य की पाठों पर आधारित प्रश्न, 2 अंक के हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, वह पूछे जाते हैं गद्य की पाठों पर आधारित। गद्य की पाठों पर आधारित, अब आपके कुछ प्रश्न तो पाठ के पीछे दिए गए हैं और कुछ प्रश्न बनते हैं पाठ के अंदर से। तो मैं आपको इसके लिए बहुत ही सरल तरीका बताती हूँ, पाठ का अध्ययन करना। पाठ का यदि आप अध्ययन करेंगे तो प्रश्न कहीं से भी पूछ लें, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे 2 अंक के हों, चाहे व्याख्या हो, कुछ भी प्रश्न यदि हमसे पूछा जाता है तो हम उसका आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। तो 2 अंक के प्रश्न यदि पाठ के पीछे से दिए गए हैं तो आपकी उनकी तैयारी तो रहती है, पर यदि पाठ के अंदर से हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो हम कहीं ना कहीं उसमें अटक जाते हैं। तो आप यदि इसकी तैयारी करें तो पाठ की अंदर की विषय वस्तु पढ़ें और उसके अनुसार उसका उत्तर लिख दें। अब 3 अंक को यदि प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं तो उसमें आता है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय किनका? लेखकों का। और लेखकों का यदि साहित्यिक परिचय हमसे पूछा जाता है तो वो 3 बिंदुओं के आधार पर पूछा जाता है, क्योंकि ये 3 अंक का प्रश्न रहता है। तो उसमें 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, भाषा शैली पूछी जाती है और पूछा जाता है साहित्य में स्थान। रचनाएं यदि पूछेंगे तो कोई 2 रचनाएं पूछेंगे, उसका हमें 1 अंक मिलेगा। भाषा शैली पर अपने को 2 अंक का भी पूछा जा सकता है और 1 अंक का भी पूछा जा सकता है। और यदि हमसे साहित्य में स्थान भी पूछ लिया तो 1 अंक का हमारा साहित्य में स्थान हो गया, 1 अंक की भाषा शैली हो गई और 1 अंक की रचनाएं हो गई। इस तरह से हमारे अंकों का विभाजन हो जाता है। तो इनका विभाजन जैसे हुआ है वैसे ही हमें इसका उत्तर भी देना रहेगा। तो किस प्रकार से अपने को इसका उत्तर लिखना है, इसका एक हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और उसको समझेंगे। यहाँ पे उदाहरण के लिए मैंने धर्म भारती जी को लिया है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम के ही लेखक हैं। पाठ्यक्रम में धर्म भारती जी की हमारी जो रचनाएं हैं वो यदि हमसे पूछेंगे रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान, तो कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं। इन बिंदुओं का पालन करते हुए ही हमें रचनाएं लिखनी है। तो कोई भी 2 रचना हम जो हमें समय पर याद रह जाए हम उसको उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 या 3 रचनाएं दी गई हैं, तो आपको जो आसानी से 2 रचनाएं याद हो जाती हैं उनको आपको लिखना है। इसके बाद भाषा शैली। भाषा शैली आप सम्मिलित रूप से भी लिख सकते हैं और उसको अलग अलग बिंदुवार भी लिख सकते हैं। भारती जी की भाषा परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। इनकी भाषा में सरलता, सजीवता और आत्मीयता का पुट है तथा देशज, तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुहावरों और कहावतों के प्रयोग से भाषा में गति और बोधगम्यता आ गई है। विषय और विचार के अनुकूल भारती जी की रचनाओं में भावात्मक, समीक्षात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक शैलियों के प्रयोग हुए हैं। और साहित्य में स्थान भी यदि हम इसका देखते हैं तो साहित्य में स्थान इस प्रकार से लिखेंगे। इनका साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य सदैव इनका ऋणी रहेगा।
तो ये आपका उदाहरण स्वरूप एक आपका साहित्यिक परिचय है जो कि 3 बिंदुओं के आधार पर आपको दिया गया है। एक और मैं आपसे आगे हजारी प्रसाद दीदी जी का उदाहरण दे देती हूँ। उनका कैसे साहित्यिक परिचय लिखेंगे, उनकी रचनाएं हैं अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा। यहाँ पे 2 ही रचनाएं दी हुई है। आपको यदि कोई अन्य रचनाएं उनकी याद रह जाती हैं तो वह भी आप लिख सकते हैं। भाषा शैली में इनकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। ये भाव व विषय के अनुसार भाषा का चयन करते हैं। इनकी भाषा में प्रांजल व्यवहारिक भाषा, संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय उर्दू भाषा और अंग्रेजी के शब्दों का समावेश है। इन्होंने अपनी रचनाओं में गवेषणात्मक, वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक तथा व्यास शैली का प्रयोग किया है। एक बार पुनः इनकी भाषा शैली अपन पढ़ लेते हैं। इनकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। ये भाव व विषय के अनुसार भाषा का चयन करते हैं। इनकी भाषा में प्रांजल व्यवहारिक भाषा, संस्कृत निष्ठ साहित्यिक उर्दू भाषा और अंग्रेजी के शब्दों का समावेश है। इन्होंने अपनी रचनाओं में गवेषणात्मक, वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक व व्यास शैली का प्रयोग किया है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो साहित्य में स्थान द्विवेदी जी मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक तथा साहित्य दृष्टा के रूप में हिंदी साहित्य जगत में सदैव स्मरणीय रहेंगे। तो 2 उदाहरण हमने देख लिए, एक धर्मवीर भारती जी का देख लिया, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देख लिया। इन्हीं को आधार बनाते हुए आप अन्य लेखकों का साहित्यिक परिचय भी तैयार कर लेंगे। अब हम आते हैं 4 अंक के प्रश्नों पर। यदि हम 4 अंक के प्रश्नों की बात करते हैं तो हमारी आती है गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित जब हम व्याख्या करेंगे तो उसमें संदर्भ रहेगा 1 अंक का, प्रसंग रहेगा 1 अंक का, व्याख्या रहेगी 1 अंक की और विशेष रहेगा 1 अंक का। ये 4 अंक हमारे जो 4 अंक विभाजित हैं वो इस प्रकार से रहेंगे। अब इसका भी हम उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, एक व्याख्या यहाँ पर आपको उदाहरण स्वरूप समझाई जा रही है, वह इस प्रकार से है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो गद्यांश दिया जाता है उसका आपको संकेत डालना है। बिना संकेत के आपको गद्यांश की व्याख्या शुरू नहीं करनी है। तो जब तक हम संकेत नहीं डालेंगे पता ही नहीं चलेगा मूल्यांकनकर्ता को कि वह कौन सी हम गद्यांश की व्याख्या लिख रहे हैं, क्योंकि 2 गद्यांश की व्याख्या आती है, अथवा में आती है। तो हमें सबसे पहले, वैसे सही तरीका यही है कि हम सबसे पहले गद्यांश की व्याख्या या काव्यांश की व्याख्या यदि लिखें तो उसका संकेत आवश्यक रूप से उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो यहाँ पे जब अपन संकेत डालते हैं तो संकेत में हम लोग जब लिखते हैं तो गद्यांश की प्रथम पंक्ति और बीच उसके बाद गद्यांश की अंतिम पंक्ति लिखते हैं। इसके पश्चात हम लिखते हैं संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखा जाता है? पाठ का नाम और लेखक का नाम। पाठ का नाम यहाँ पे जो गद्यांश लिया गया है उसका पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। प्रसंग में प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ढोलक को स्फूर्ति प्रदान करने वाली और निराशा, कट कर दें 2 मिनट।